नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज में हमारा ये 37वां वीडियो लेक्चर और इसमें भी हमने संसद से संबंधित प्रश्नों को ही शामिल किया है। और भारतीय संसद में बहुत सारे टर्म आते हैं जैसे निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और बहुत सारे छोटे छोटे टर्म यूज होते हैं। जो लोकसभा की नियमावली है उसके अनुसार अलग टर्म है और राज्यसभा की नियमावली है उसके अनुसार कुछ अलग शब्द दिए गए हैं जिसके कुछ स्पेसिफिक मायने होते हैं संसदीय व्यवस्था में। तो उससे संबंधित कुछ प्रश्न इसमें शामिल होंगे, कुछ प्रश्न होंगे बिल से संबंधित। तो आइए देखते हैं। लगभग अब संसद जो है वो समाप्ति की ओर है। ये 10वां वीडियो यानी 100 प्रश्न लगभग इसके बाद हम लगभग 100 प्रश्न कवर कर चुके होंगे और इसमें सारे वैरायटी के प्रश्न शामिल होंगे। तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन करने में संसद से संबंधित अगर प्रश्न आता है तो। आइए देखते हैं पहला प्रश्न इसी क्रम में। निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से नहीं है? निंदा प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा ये निम्नलिखित में प्रस्तावों से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है, यानी बजट के प्रस्तुतिकरण के दौरान लोकसभा में जो कई तरह के प्रस्ताव आते हैं उसमें से कौन सा ऐसा प्रस्ताव है, या तो निंदा प्रस्ताव हो सकता है, ध्यानाकर्षण, कटौती या फिर स्थगन प्रस्ताव। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कटौती प्रस्ताव। आगे देखते हैं कटौती प्रस्ताव के बारे में कुछ फैक्ट और बाकी जो प्रस्ताव हैं उसके बारे में। जैसे निंदा प्रस्ताव की अगर बात करें, सरकार के दोषपूर्ण नीति के खिलाफ उसकी निंदा करने के लिए अगर कोई विपक्षी दल या फिर कोई सदस्य लाता है ऐसा प्रस्ताव तो उसको निंदा प्रस्ताव कहते हैं। सामान्य इसके शब्द भी लिखे हुए हैं और शब्द के अनुसार इसके मायने भी वही हैं कि निंदा के लिए स्पेशली उसको सरकार को निंदा का उद्देश्य ही ऐसा होता है कि सरकार जो कमियां हैं उसको देखे। लेकिन सरकार कमियां कैसे देखेगी? तो जो सदस्य होंगे वो एक प्रस्ताव लाएंगे जिसको निंदा प्रस्ताव कहेंगे और ये बताएंगे कि आपकी ये नीतियां हैं जो खराब हैं या इस तरह से कुप्रभावित कर रही हैं समाज को, वर्ग को। तो उसके लिए निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। दूसरी बात करें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अगर कोई सार्वजनिक ऐसा मुद्दा है जिस पर सरकार को तत्काल ध्यान आकर्षण करने की जरूरत है या उस प्रस्ताव पर विचार करने की आवश्यकता है तो उसे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के क्रम में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के रूप में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी तात्कालिक रूप से किसानों का मुद्दा चल रहा है, अब इसको संसद में कोई सदस्य उठाना चाहता है। जाहिर सी बात है अगर जो भी सदस्य उठाएगा स्वाभाविक रूप से वो विपक्षी दल का ही होगा संभवतः। लेकिन अगर इसके लिए कोई प्रस्ताव उठाना चाहता है कि भाई जो किसान हैं वो मर रहे हैं या फिर परेशान है रोड में और उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो इसके तहत वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत सरकार को ध्यान आकृष्ट करने के लिए कह सकते हैं कि आप उस तरफ भी ध्यान दीजिए। आइए देखते हैं अगला जो टर्म है कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव जो है बजट पेश होने वाली, यानी बजट जो पेश होता है तो उसमें बजट के अंतर्गत जो भी राशि लिखी होती है या फिर राशि बताई गई होती है उस राशि से संबंधित प्रस्ताव जो बजट प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव के रूप में देखते हैं। और इसका अगर हम देखें डिस्क्रिप्शन तो अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद के सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है। एक तो पहली बात इस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। और इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था कि संसद जो भी अनुदान के लिए मांग आएगी उस पर कोई धनराशि बढ़ा नहीं सकती, घटाने के लिए जरूर सरकार को कह सकती है। दूसरी बात, और ऐसा जो प्रस्ताव होगा जो उसको कमी करने के लिए कहा जाएगा संसद मंत्री परिषद से या सरकार से कि आप इस क्षेत्र की धनराशि को कम कर लीजिए, वैसे प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव के रूप में जाना जाता है। और यह 3 तरह का होता है, एक नीति निरामुदन कटौती, एक सांकेतिक कटौती और एक मितव्ययता कटौती। आगे इस पर भी हम बात करेंगे कटौती प्रस्ताव के अंतर्गत, लेकिन अभी बस इतना जानिए कि संसद में जब भी बजट पेश होगा तो जो सदस्य होंगे विपक्षी दल के हो सकते हैं या फिर कोई भी
अन्य दल के सदस्य हो सकते हैं। विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल और विपक्षी दल में फर्क है, क्योंकि जो सरकार में नहीं है वो ये माना जाएगा कि विपक्ष में है, और मुख्य विपक्षी दल होने के लिए कम से कम सदन की सदस्य संख्या का 1/10 सदस्य होना आवश्यक है उस पार्टी के लिए। इसलिए मैंने बार बार विपक्षी दल और अन्य की भी बात की, तो अन्य में वो लोग आ जाएंगे जो मुख्य विपक्षी दल में नहीं है। तो ऐसा कोई प्रस्ताव लाते हैं कि आप इस मद को कम करिए, तो उस वैसे प्रस्ताव को कटौती प्रस्ताव कहा जाएगा। कब? ये बजट के दौरान लाया जाता है। चौथे प्रस्ताव की अगर बात करें, स्थगन प्रस्ताव, यानी कोई सार्वजनिक महत्व का मुद्दा है उसके लिए प्रस्ताव लाया जाता है। सदस्य लेकर के इसको आते हैं कि जो बातें चल रही हों, बातें आवश्यक हो सकती हैं आपके लिए, लेकिन इससे भी जरूरी कोई बात है, उस बात पर भी आपको विचार करना चाहिए। तो ऐसे प्रस्तावों को लाने के लिए स्थगन प्रस्ताव का सहारा लिया जाता है। तो 4 तरीके का मैंने प्रस्ताव बताया। एक निंदा प्रस्ताव, जिसमें सरकार की दोषपूर्ण नीतियों पर बात की जाती है, और आप इसको ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, सीजीपीएससी प्रीलिम्स में तो पूछे ही जा सकते हैं कि जोड़ी मिलाने के लिए या कौन सी जोड़ी सही है, कौन सी जोड़ी गलत है, इस तरीके से। तो निंदा प्रस्ताव बताया मैंने दोषपूर्ण नीतियों के लिए। दूसरा बताया मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जिसमें अत्यधिक सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तीसरा बताया बजट कटौती प्रस्ताव, जो बजट से संबंधित है। और चौथा बताया स्थगन प्रस्ताव, यानी कि एक कोई और मुद्दा जो अभी बहस में चल रहा है उससे भी महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जिस पर अभी बात होनी चाहिए। तो ऐसे प्रस्तावों को लाने के लिए स्थगन प्रस्ताव का सहारा लिया जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा, भारत की संसद किन में द्वारा मंत्रिपरिषद की कृतियों पर नियंत्रण रखती है? तो यहाँ पे ऑब्लिक होगा जो छूट गया, यानी भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो एक है स्थगन प्रस्ताव, प्रश्न काल, अनुपूरक प्रश्न। नीचे दिए पुटों में की सहायता से चुनना है। तो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 तीनों। स्थगन प्रस्ताव के बारे में मैंने बताया अभी कि स्थगन प्रस्ताव ऐसे प्रस्ताव जो अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के मुद्दों के लिए लाया जाता है, उसको हम स्थगन प्रस्ताव के बारे में जानते हैं। अर्थात जो मुद्दा अभी चल रहा है उससे भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा उपस्थित है जिस पर सरकार नहीं सोच रही, नहीं विचार कर रही, तो सदन में उसे लाया जाता है। दूसरी बात, मैंने आपको प्रश्नकाल के बारे में और अनुपूरक प्रश्न के बारे में नहीं बताया है। तो प्रश्नकाल ऐसा समय होता है, सामान्यतः जब संसद शुरू होता है तो शुरू का 1 घंटा अर्थात 10 से 11 का जो समय होता है वो प्रश्नकाल का समय होता है। और इसमें जो सदस्यगण होते हैं वो मंत्रियों से सवाल पूछ सकते हैं उनकी नीतियों के बारे में और उनके प्रशासन के बारे में, क्रियाकलाप आदि के बारे में। तो इस तरीके से भी प्रश्नकाल के द्वारा भी जो सदस्यगण है या जो संसद है वो सरकार पर नियंत्रण रखती है। और अनुपूरक प्रश्न एक अलग विषय है, अनुपूरक प्रश्न पर भी अभी बात कर लेते हैं। अनुपूरक प्रश्न क्या है? संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतः मंत्रियों से पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न 3 तरीके के होते हैं। अनुपूरक प्रश्न में अगर देखें, अगर प्रश्न पूछने की हम वो देखें, प्रकृति देखें, तो 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं: तारांकित, अर्धतारांकित और अल्प सूचना के प्रश्न। अब इन तीनों पर भी कभी बात होगी, लेकिन अभी आप ये जानिए कि 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं अनुपूरक प्रश्न के तहत। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना, विधेयक पर बहस को जारी रखना, सदस्यों द्वारा सदन का बहिष्कार, सदन को स्थगित कर देना। तो गिलोटिन का जो अर्थ, सामान्य अर्थ ये है कि बहस को बंद कर देना। और बहस को बंद कर देने का मतलब ये नहीं है कि प्रस्ताव पर अब कोई बात नहीं होगी। बहस को बंद करने का मतलब ये है कि अब बहस हो चुकी है भरपूर, या फिर बहस करने के लिए अब समय नहीं है। बहस करने का मतलब ये है कि अब उस विषय पर या उन प्रस्तावों पर, उन विधेयक पर चर्चा करने के लिए अब समय नहीं है, अब उस पे मतदान होना चाहिए। तो मतदान के लिए जो लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा अध्यक्ष होते हैं वो मतदान के लिए करते हैं, कहते हैं लोगों को। तो ऐसा जो गिलोटिन जो शब्द है, इसका मतलब ये है कि अब बहस
कंप्लीट हो चुके हैं या अब बहस किया जाना आवश्यक नहीं है, जैसा अध्यक्ष को लगता है, वो गिलोटिन के तहत विधेयक के बहस को बंद करते हैं और सीधे वोटिंग करा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नीति निरामुदन प्रस्ताव बजट की मांग को घटाकर 1 रुपए कर देना। मितव्ययिता प्रस्ताव बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव बजट की मांग में से 100 रुपए कम कर दिए जाए। लेखानुदान, तो इसका आंसर हो जाएगा लेखानुदान। लेकिन तीनों विषय पर बात करते हैं थोड़ा सा, तो और आसान हो जाएगा आपको समझने के लिए। पहला, नीति निरामुदन प्रस्ताव। यहाँ पे आप देखिए, नीति निरअनुमोदन मतलब जो नीति है सरकार की बजट के विषय में, बजट जो है वो 1 साल के लिए है, तो उसमें कुछ नीतियां सरकार की होंगी जिसके तहत वो बजट लाया हुआ गया होगा कि हम अब पब्लिक सेक्टर को या हम रेलवे को इतना अच्छा बनाना चाहते हैं, इसको हम थोड़ा ढील देना चाहते हैं, इस पर हम जैसे मान लीजिए कुछ लाइसेंस की पत्ती उसको आसान करना चाहते हैं, तो उससे कुछ पैसा कमाना चाहती होगी सरकार। तो ऐसी नीतियां उसके पीछे बनी होंगी जिसके तहत वो बजट में प्रावधान करी होंगी, सारी चीजों का करी गई होगी। तो नीति निरमुदन प्रस्ताव का मतलब ये है कि सरकार की ये जो नीति है पूरी तरीके से खराब है, बेकार है। अब बेकार है तो इसको किस तरीके से संसद के सदस्य होंगे या सदन होगा, वो कैसे बताएगा कि ये नीति खराब है? तो उसको बताने के लिए एक बहुत ही सभ्य तरीका संसद इस्तेमाल करती है, उसको कहते हैं नीति निरमुदन प्रस्ताव। मतलब बजट की मांग को घटाकर आप 1 रुपए कर दीजिए, मतलब आपके बजट में कोई दम नहीं है, बेकार है बजट, और आप अब इसे मतलब ये जो बजट है वो 1 रुपए का भी बजट नहीं है, बेकार है। तो इस नीति निरामुदन प्रस्ताव के तहत ये बताया जा सकता है सदन द्वारा सरकार को कि आपकी नीतियां बेकार हैं। दूसरी बात करें, मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। अर्थात ये है कि जो भी आपका बजट आया है, तो किसी सेक्टर में आपने कम, किसी सेक्टर में ज्यादा खर्च किया, खर्च दिखाया होगा कि हम इसमें इतना खर्च करेंगे, या फिर हम रेलवे में इतना खर्च करेंगे, और दूसरा कोई सेक्टर होगा मान लीजिए पीडब्ल्यूडी में इतना खर्च करेंगे। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर में आपने कुछ खर्चे दिखाए होंगे, और उन खर्चों को अगर विपक्षी दल या सदन कहे कि आप थोड़ा सा कम कर दीजिए, मतलब रेलवे में अगर आपने 500 करोड़ रुपए का खर्च दिखाया है कि मैं 500 करोड़ रुपए खर्च करूंगा या फिर हम करेंगे, सरकार करेगी, तो ये 500 रुपए खर्च करना आवश्यक नहीं है, यहाँ पे 400 करोड़ रुपए में ही काम चल सकता है, तो आप 400 करोड़ रुपए कर दीजिए इसको। तो इसको बोलेंगे कौन सा प्रस्ताव? मितव्ययिता प्रस्ताव। और सांकेतिक प्रस्ताव, सांकेतिक प्रस्ताव का मतलब ये है कि विपक्ष को बजट बहुत अच्छा लगा, अब उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगता है कि नहीं, अब हम तो विपक्ष में हैं लेकिन बजट तो अच्छा है, शानदार है, कुछ तो नुक्स, कुछ कमियां तो निकालनी चाहिए, तो उसके लिए वो सांकेतिक प्रस्ताव लाते हैं। यानी कि आप इस बजट में से मात्र 100 रुपए कम कर दीजिए, यानी सब कुछ सही है लेकिन हम विपक्षी दल में हैं, तो हमारा तो ये विरोध करना काम है, तो उस विरोध को जताने के लिए सांकेतिक प्रस्ताव लाया जाता है। तो इस तरीके से ये तीनों सेंटेंस तो सही है, चौथा सेंटेंस ही गलत है, जिसको कहते हैं लेखा अनुदान। लेखा अनुदान की बात अगर मैं करूं तो इससे पहले मैंने बताया था लेखा अनुदान के बारे में कि लेखा अनुदान तब लाया जाता है जब बजट पास न हुआ हो, अर्थात 2 से 3 महीने लगते हैं बजट को पास करने के लिए। उस समय सरकार के पास प्रशासन में खर्च करने के लिए कोई पैसा ही नहीं है, तो सरकार कैसे चलेगी? तो उस खर्चे को चलाने के लिए सरकार लेखा अनुदान लाती है, और लगभग बजट का 1/6 भाग, मतलब 2 से 3 महीने के लिए होता है। तो जो बजट का 1/3 भाग संसद से स्वीकृत करा लेती है कि हम 2 महीने में इन खर्चों को करेंगे, उसके बाद उसके बाद बजट पास हो जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे नीति निरमुदन प्रस्ताव, मितव्ययिता प्रस्ताव, सांकेतिक प्रस्ताव और लेखानुदान प्रस्ताव। आइए देखते हैं 5वां प्रश्न। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है, तो ये तो गलत है भाई। योजना आयोग एक अलग संस्था है और इसकी कोई जवाबदेही
भारतीय संसद के प्रति नहीं है, कैबिनेट मिनिस्ट्री के प्रति जरूर है, यानी प्रधानमंत्री के प्रति। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के 17 दिन न होने में ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ये भी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति अगर एक सदन भी चल रहा है तो भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी लोकसभा नहीं है चल रही है, राज्यसभा चल रही है, फिर भी जारी कर सकते हैं। तीसरा सेंटेंस सी देखें कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 40 वर्ष है। तो हमारे संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए आयु की सीमा का कोई वर्णन नहीं किया गया है, तो ये भी सेंटेंस गलत है। राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्रीय वित्त मंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आइए अब देखते हैं आगे थोड़ा राष्ट्रीय विकास के बारे में, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। तो ये चीजें आप यहाँ तक मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में मैं देखूं तो इसमें प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, यानी प्रधानमंत्री, कैबिनेट मिनिस्ट्री एक लाइन में अगर बोल दें कि प्रधानमंत्री और उसके मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री जो होंगे वो इसमें शामिल होंगे, और इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक। इसके साथ ही योजना आयोग, अब तो ये नीति आयोग हो गया इसका नाम, तो नीति आयोग के सदस्य और सचिव भी इसमें शामिल होते हैं। तो इस तरीके से आप देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 तरीके के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री होता है, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं सेंटर के, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं और उसका सचिव भी होता है। इस तरीके से अब देखते हैं 6वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए कूट के सही उत्तर चुनें। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है। पहले मौलिक अधिकार था लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, मौलिक अधिकार नहीं है, सॉरी ये गलत हो गया, तो ये सही हो गया। राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। वित्तीय बिल और धन विधेयक, यानी वित्त विधेयक और धन विधेयक में हमेशा ध्यान रखना है कि धन विधेयक के लिए ही लोकसभा के पास स्पेशल पावर है, वित्त विधेयक के लिए नहीं है। वित्त विधेयक और धन विधेयक में केवल एक ही समानता है, वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही इस पटल पर रखे जाते हैं और दोनों लोकसभा पर रखे जाते हैं। बाकी वित्त विधेयक जैसे साधारण विधेयक पास होता है वैसे ही होता है। साधारण विधेयक पास होता है का मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास बराबर अधिकार है। तीसरी बात देखूं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द को बढ़ाया गया। पहली बात तो धर्मनिरपेक्ष को नहीं बढ़ाया गया है 42वें संविधान संशोधन में, यह है पंथ निरपेक्ष। और दूसरा बात अगर मैं देखूं लोकतांत्रिक शब्द, तो लोकतांत्रिक शब्द शुरू से ही हमारे संविधान की प्रस्तावना में था, तो ये सेंटेंस गलत हो गया आपका। चौथे सेंटेंस की बात करें, भारत के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा के अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाया जाता है। अगर ऐसा कोई विवाद होता है बिल के विषय में यानी विधेयक के विषय में, तब ये कैसे सुलझाया जाएगा? ये सुलझाया जाएगा संयुक्त अधिवेशन में, और संयुक्त अधिवेशन की घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। इसमें कंप्लीट डिटेल में बताया गया है प्रस्तावना के बारे में, तो आप इसको घर में पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, जब टेलीग्राम में आप इसको पीडीएफ डल जाएगा उसके बाद। आइए देखते हैं ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान में निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया गया, यानी ध्यानाकर्षण सूचना का जो प्रस्ताव है उसके तहत कौन सा ऐसा प्रस्ताव है जिसको वो लिमिटेड करता है, मतलब उसके प्रश्नों को भी अपने में शामिल करता है। तो इसका आंसर है स्थगन प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव सामान्यतः एक जैसे ही होते हैं, लेकिन स्थगन प्रस्ताव में निंदा नहीं होता। स्थगन प्रस्ताव जो है उसमें केवल ये बताया जाता है कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस मुद्दे पर आपको विचार कर देना चाहिए। स्थगन इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो मुद्दा चल रहा है वो भी महत्वपूर्ण है,
जो मुद्दा सदन में चल रहा होता है वो भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन उससे भी कोई महत्वपूर्ण मुद्दा और है यदि संसद के सदस्य को लगता है, तब वो स्थगन प्रस्ताव लाते हैं कि महाशय ये आपका महत्वपूर्ण मुद्दा हो सकता है, लेकिन इससे भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर हमको विचार करना चाहिए, तो इस मुद्दे को, जो पहले मुद्दा चल रहा है उसको स्थगित कर दिया जाए और नए मुद्दे पर विचार किया जाए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न, तारांकित प्रश्नों के विषय में सही क्या है। तारांकित प्रश्न के विषय में सही क्या है, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि CGPSC में यह प्रश्न पूछा गया था। अब देखते हैं इसका पहला सेंटेंस। उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, उत्तर लिखित दिए जाते हैं, पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, उत्तर पर बहस की जा सकती है, उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। तो तारांकित और अतारांकित प्रश्न के बारे में सिंपल बता दें कि तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं जो मौखिक पूछे जाते हैं, और जो प्रश्न मौखिक पूछे जा सकते हैं आप खुद सोच करके देखिएगा कि जो प्रश्न आप किसी से मौखिक पूछ सकते हैं उस प्रश्न पे क्या आप फिर से क्वेश्चन नहीं कर सकते। मान लीजिए वो कोई उत्तर दिया, जैसे आपने पूछा कि तुमने खाना खा लिया, तो उसने बोला हाँ खा लिया, उसके बाद आप फिर पूछ नहीं सकते क्या उससे कि तुमने क्या क्या खाया है। तो इस तरीके से थोड़ा सा सोच करके विचार करके पढ़ेंगे तो आसान रहेगा। तो तारांकित प्रश्न ऐसे प्रश्न होंगे जिन प्रश्नों का उत्तर जो होगा वो मौखिक होगा, और साथ में जैसे ही कोई मौखिक उत्तर देगा तो कोई एक सदस्य जो चाहता है कि और प्रश्न उसके पास है और जिज्ञासा है, तो उस जिज्ञासा को दूर कर सकता है फिर से प्रश्न पूछ के। तो इस तरीके से इसका 1 और 3 सही आंसर हो जाएगा। पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उत्तर मौखिक दिए जाते हैं। और अतारांकित प्रश्न की बात करूं, मतलब ऐसे प्रश्न जिस पर उत्तर जो होगा लिखित पूछ दिया जाएगा और उस पर पूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। यानी आप खुद सोच करके देखिए, जो उत्तर आप मान लीजिए किसी को एक लेटर के थ्रू कुछ पूछना चाहते हैं, एक लेटर लिखते हैं, एक पत्र लिखते हैं, उसके थ्रू कुछ पूछना चाहते हैं। अब वो पत्र पढ़ता है, उसके बाद तुरंत ही तो जवाब नहीं दे देगा, एक समय लगेगा, और जब समय पर आपके पास उत्तर आएगा उसके बाद आप फिर से दोबारा उत्तर चाहते हैं, कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो नया लेटर आपको लिखना होगा। इस तरीके से अगर अतारांकित प्रश्न की बात करूं तो अतारांकित प्रश्न और तारांकित प्रश्न में मुख्य विशेषता ये है कि मुख्य अंतर ये है कि अतारांकित प्रश्न लिखित होते हैं जबकि तारांकित प्रश्न मौखिक होते हैं। अतारांकित प्रश्न में मौखिक पुनः प्रश्न नहीं पूछा जा सकता, जबकि तारांकित प्रश्न में पुनः प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आइए देखते हैं 9वां प्रश्न, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित होती है। यानी भारतीय संसद संप्रभु है, लेकिन ऐसा कौन सा निकाय है जो उसको कंट्रोल करती है, प्रतिबंधित करती है कि तुम संप्रभु तो हो लेकिन तुम सब कुछ फिर भी नहीं कर सकते। तो ये है न्यायिक समीक्षा से, यानी जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो कानून को देखे कि वो संविधान सम्मत है कि नहीं। अगर वो संविधान सम्मत नहीं है तो उसको नेग्लेक्ट कर सकती है। आइए देखते हैं 10वां एवं आखिरी प्रश्न, वह कौन सा राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का स्पीकर चुना गया था। इसका आंसर हो जाएगा विठल भाई पटेल। बाकी डिस्क्रिप्शन को आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप CGPSC के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर छत्तीसगढ़ में होने वाले किसी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें वीडियो क्लासेस, करंट अफेयर क्विज और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। माफी चाहूंगा, वीडियो क्लासेस अभी उपलब्ध नहीं है लेकिन इस पर काम चल रहा है। बाकी करंट अफेयर क्विज और टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, इसको आप दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें फ्री हैं लगभग। टेस्ट सीरीज में कुछ चीज़ें पेड है। टेस्ट सीरीज आपको कंप्लीट डिस्क्राइब मिलेगा जो आपके प्रिपरेशन को और बूस्ट करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को और अच्छा बनाएगा। अगर मैं बात करूं 2018-19 की तो हमारे टेस्ट सीरीज से लगभग 32 प्रश्न और 2019-20 में 46 से अधिक प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से पूछे गए थे। आप इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस कंटेंट का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है और उससे आप जुड़ करके इसका PDF पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और बताइए कि हमें क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए जिससे और भी वीडियो बेहतर बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।